अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बजट की आमद है और बजट मेरे ख्याल है अभी चंद दिनों में गवर्नमेंट ने पेश कर देना है। और जब बजट पेश होगा तो एक तूफ़ान शुरू हो जाएगा हमारे टीवी चैनल्स पर। एंकर हज़रात और अपोजिशन उसकी मुखालफत कर रही होगी कि इससे बुरा बजट हो ही नहीं सकता, मुल्क को तबाह कर दिया गया। और गवर्नमेंट जो है उसकी पूरी फ़ौज जो है उसको डिफेंड करने में लग जाएगी और वो कहेगी कि इससे अच्छा बजट पेश नहीं हो सकता। लेकिन एक आम आदमी के लिए जो बजट में है वो क्या ज़रूरी है और उसको क्या जानना चाहिए, और वो मिनिमम क्या चीज़ें हैं जिसका तज्ज़िये का उसे पता होना चाहिए, ताकि वो अपने घर का बजट, अपने कारोबार का बजट और अपनी जो भी उनका कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, कोई कंपनी है उसकी जो आगे उसने प्लानिंग करनी है वो कैसे कर सके। तो हमारे जितने एग्जेक्टिव हैं उनके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे कारोबारी तबके के लिए रिक्वेस्ट है कि इसका एक इंडिपेंडेंट जायज़ा ज़रूर लिया करें। तो इससे पहले कि बजट पेश हो और तूफ़ान हो, मैंने कहा कि मैं कुछ बेसिक चीज़ें या बेसिक जो मेरा नॉलेज है, जो मैं हर साल अपनी प्लानिंग के लिए कंसिडर करता हूँ, जो हमारी टीम कंसिडर करती है, वो आपके साथ शेयर किया जाए। बजट जो है एक तखमीना है जिसमें आप साल के शुरू में, ठीक है, आप ये करते हैं कि जी ये मेरी आमदन होगी और इस आमदन के हिसाब से ये मेरे खर्चे होंगे, या अगर उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो मैं उनको मैनेज कैसे करूँगा। आपको साल के शुरू में कम से कम पता होना चाहिए कि ये मेरे जो खर्चे हैं, अगर वो मेरी आमदन से ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं उसको किस हिसाब से एडजस्ट करूँगा, या वो मैं आमदन के ज़राए कहाँ से बढ़ाऊँगा। आपने ये देखा होगा कि हमारे जो बेशुमार ऐसे खर्चे हैं जो आमदन का ज़रिया था गवर्नमेंट का, जिसमें हमारी कुछ ऐसी कारोबार थे जिसमें चाहे स्टील मिल है, पीआईए है, हमारी डिस्कोज हैं, हमारी जो है ना एसएनजीपीएल गैस की कंपनियां, एल की कंपनियां, बाकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो लॉस में जाना शुरू हो गई। अब इस गवर्नमेंट ने शुरू में आके बेशुमार प्राइस एडजस्टमेंट की और उनको कोशिश की कि जी आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएँ, गैस की बढ़ाई जाएँ। लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर एक प्रेशर भी आता है कि जनाब आप ये चीज़ें अवामी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप इनको बढ़ा नहीं सकते। तो ये बैलेंस रखना गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। उसने अपनी गवर्नमेंट की साख को भी बचाना है, उसने गवर्नमेंट के इदारों को भी बचाना है, और किस तरीके पे उसने चीज़ों को आगे लेके जाना है ताकि लॉन्ग रन में उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली डिसीजन मेकिंग न होने की वजह से हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी आप देखेंगे जो स्टील मिल है उस पे 230 अरब का कर्जा चढ़ चुका है। इस वक्त जो है जो उसके एम्प्लॉज़ को जो उनकी पेंशन और उनकी तनख्वाहें देने के लिए इस वक्त जो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि जी 8,800 को 80 के करीब एम्प्लॉज़ हैं, उनका प्लान ये है कि जिसकी रिवाइवल के लिए वो भी लूला लगड़ा प्लान लग रहा है, जिसमें कि जी 7,800 कुछ वो एम्प्लॉज़ हैं उनको फारिग कर दिया जाए, 1,000 एम्प्लॉज़ को रखा जाए, और वो जो 1,000 एम्प्लॉज़ हैं उनके लिए ताकि ज़रा बजट कंट्रोल में आ जाएगा, और बाकी जो हैं उनको अभी से लमसम अमाउंट दे के फारिग कर दिया। लेकिन उसके लिए भी कोई 35-40 अरब रुपया चाहिए, ठीक है, और वो भी एक प्रोसेस में है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें नेशनल असम्बली है, सेनेट है, ये सारे इदारे मौजूद हैं। अब उसमें से कैसे अप्रूव करेगा। अब ये मुश्किल डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट के पास इतनी अक्सरियत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कितनी विल पावर दिखाती है और किस तरह हैंडल करती है, अब ये आगे बजट में पता चलेगा, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि जी बजट की बेसिक, मैं पहले डेफिनेशन चीज़ों की कर दूं। पहले ये है कि जी एक आपका आमदन होता है, एक आपके अखराजात होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड होती है, फिर आपका एक्सटर्नल साइड होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें चलती हैं। हमारा इस वक्त जो, अगर मैं एक्सपेंडिचर साइड या मैं ख़र्चों का मैं अगर देखूं, तो हमारा सबसे बड़ा ख़र्चा, हमारा जो हमने दबा के कर्ज़े लिए हैं, वो 3 खरब रुपए का इंटरेस्ट रेट जो हमने सूद देना है, उसके लिए हमें 3 खरब रुपया चाहिए साल का। लास्ट ईयर का मैं बजट जो मैंने उसका थोड़ा सा तजिया किया है कि हमारा 3 खरब जो है इंटरेस्ट रेट, अभी इंटरेस्ट रेट कम होने से वहाँ शायद थोड़ा सा गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाए। इसी तरह दिफा का खर्चा है 1 खरब रुपया वो है, ठीक है, पेंशन का खर्चा है 500 अरब वो है, ठीक है, बाकी सोशल सेक्टर के लिए आपने तनख्वाहें देनी है, आपने अस्पताल चलाने हैं, आपने
جو تعلیمی ادارے چلانے ہیں، آپ نے باقی معاملات اپنے چلانے ہیں، تو وہ میجر خرچے ہیں۔ اس میں سے 18th امینڈمنٹ کے تحت آپ نے ایک میجر شیئر اپنا جو ریونیو کا ہے وہ آپ نے صوبوں کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہماری دوسری سائڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اخراجات ہیں۔ آمدن جو ہے وہ ہمیں کہاں سے ہوتی ہے؟ آمدن ہوتی ہے ہمیں کچھ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس میں انکم ٹیکس وغیرہ یہ چیزیں ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جس میں آپ کا جو ہے نا وہ، جس میں ہم کہیں گے سیلز ٹیکس ہے، مختلف چیزوں میں لگاتے ہیں، پیٹرول پہ لگاتے ہیں، باقی چیزوں پہ لگاتے ہیں، جو بھی سیل ہوتی ہیں مارکیٹ میں چیزیں، ان ساری چیزوں پہ سیلز ٹیکس لگا ہوتا ہے۔ پھر کسٹم ڈیوٹی ہے، امپورٹ ریلیٹڈ جتنی وہ ٹیکسز ہیں اس سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک طرف امپورٹ اگر بڑھتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے جب گورنمنٹ کرتی ہے تو وہاں پہ بھی آمدن اس کی کم ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو لاسٹ اگر میں بجٹ کا تخمینہ دیکھوں تو تقریباً 7 کھرب کا جو ہے وہ تھا، یعنی 7 ٹریلین روپیز کا ایک بجٹ کا جو ہے وہ حجم تھا، وہ جو لے آؤٹ انہوں نے لاسٹ ٹائم پیش کیا تھا۔ اب اگر اس کا یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے اس وقت تقریباً یہ رکھا تھا کہ جی ڈی پی کی گروتھ تقریباً 4% ہوگی، پھر ورلڈ بینک نے کہا تھا ریوائز اسٹیمیٹ آتا رہے کہ جی تقریباً 2% تو ہوگی، اور الٹیمیٹلی کورونا کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس سال کے اینڈ پہ، یہ 2 مہینے کا جو نقصان ہوا ہے کاروبار کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گورنمنٹ کا اسٹیمیٹ ہے کہ 800 ارب کے کم ٹیکسز کٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کا وہ بھی نقصان ہوا ہے، کاروباری حضرات کا بہت بڑا جو میجر نقصان ہوا ہے۔ اوور آل جی ڈی پی شرنک کرے گی بلکہ منفی میں جائے گی۔ اچھا، یہ منفی میں ہماری جی ڈی پی نہیں جائے گی کرونا، کیونکہ کرونا آیا پوری دنیا کے لیے۔ اب اس پوری دنیا کا یہ ہے کہ امریکہ کی بھی اکانومی منفی میں جا رہی ہے، یورپ بھی منفی میں جا رہی ہے، چائنا جو ابھی ڈرائیو اس نے ورلڈ کو شروع کر دیا تھا، کیونکہ 6 to 10% کے درمیان کی ریشو جو ہے گروتھ کی جی ڈی پی کی تھی، تو اب جو چائنا جو ہے وہ بھی تقریباً 2% یا مے بی لیس دین 2% جو ہے ان کی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل کہیں بھی جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ملک جو ہے وہ کسی گروتھ میں جا رہا ہے، اور اوور آل جو ہے وہ لاس میں ہی جائے گی ورلڈ اکانومی۔ اب جب ورلڈ اکانومی شرنک ہوگی تو آبویسلی ہر ملک پہ اس کا اثر پڑے گا، اب اس کا ہمارے ایکسپورٹ پہ اثر پڑے گا۔ اب اگر ایکسٹرنل سائڈ پہ اگر میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایکسٹرنل سائڈ پہ ہماری کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہمارا جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، جو امپورٹ ہمارے لیے آمدن کا ذریعہ ڈالر کا ذریعہ ہے جو باہر سے فارن ایکسچینج آتا ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے ہمارے لیے وہ ہے کہ جو ڈالر باہر سے لے کے آتا ہے، امپورٹ باہر لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کا آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو بیلنس آف ٹریڈ جو پچھلے سال میں ہماری یہ سب سے بہت بڑا میجر ایک فیکٹر بن گیا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں، تو ہمارے پرائم منسٹر نے وہ بھاگ دوڑ کر کے 9 ارب ڈالر جو ہے وہ دوست ملکوں سے اکٹھے کیے تاکہ ہم ڈیفالٹ میں نہ چلے جائیں اور جو ہے نا وہ پاکستانی معیشت چلتی رہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو امپورٹ تھیں وہ $50 بلین پہ کھڑی تھیں، اور ہماری جو ایکسپورٹ تھیں وہ تقریباً $20 بلین پہ۔ تو جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ تقریباً $30 ارب کا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو میئر لیے جس میں اس میں ڈی ویلیویشن ہے، حالانکہ اس سے ہمارے قرضے بھی بڑھ گئے، لیکن ڈی ویلیویشن کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا تاکہ امپورٹ کو کٹ کریں۔ ہم نے ہر بندے نے امپورٹ چیز جو ہے نا وہ یوز کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب امپورٹ کو کم کرنے کے لیے، اور پھر کچھ انلاسٹک امپورٹس ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے سب سے سر فہرست جو ہے نا پیٹرولیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیٹرولیم جو ہے اس کی پرائسز بھی بہت شوٹ کر گئی تھیں، جس وجہ سے ہمیں وہ پیٹرول کافی مہنگا پڑ رہا تھا، باہر سے ہم امپورٹ کرتے تھے اور ہمارے کافی ڈالر ہمیں ایکسٹرا دینے پڑ رہے تھے۔ تو اب جو امپورٹ بل کو گورنمنٹ نے اس میں جو کم کیا اور کچھ آئل پرائسز کم ہونے کی وجہ سے بھی ہیلپ ملی، تو وہ $40 بلین پہ آ گئے۔ میرے پاس کوئی جو ایسٹیمیٹ ابھی ہیں وہ تقریباً یہ اس کے ہیں مئی تک کے 11 مہینوں کے، تو 11 مہینوں میں جو امپورٹ ریکارڈ ہوئی ہیں وہ $40.85 بلین کی ہوئی ہیں، اور جو ایکسپورٹ ہیں وہ $19.8 بلین ہیں۔ اگر کورسپانڈنس پیریڈ پچھلے 11 مہینوں کا کے ساتھ دیکھا جائے تو امپورٹ 50 تھیں اور ایکسپورٹ 21 تھیں۔ اس کا مطلب ہے دونوں شرنک ہوئی ہیں، ایکسپورٹ بھی شرنک ہوئی ہیں، یہ خاص کر کے کووڈ کی وجہ سے۔ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جی اپریل میں ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہوئی، کوئی خاص ایکسپورٹ نہیں ہو سکی، مئی میں پھر ایکسپورٹ بڑھی، لیکن
तकरीबन 6.8% एक्सपोर्ट जो है पिछली उस पीरियड से कम हुई, इंपोर्ट जो है 19% कम हुई, और उसकी वजह से जो 30 अरब डॉलर का मैं कह रहा हूँ रफली जो गैप था, वो ट्रेड डेफिसिट कम होके 21 अरब डॉलर का हो गया। लेकिन इसको किसी हद तक जो है हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, हमारे जो भाई हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब उन्होंने इस पीरियड में भेजा, तो उसने ये बैलेंस कर दिया किसी हद तक। लेकिन जो दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि एक और चीज़ ये है कि जो हमारे 110 अरब डॉलर के कर्जे हैं उनकी, और ये तकरीबन 6 साल पीरियड के बनते हैं। अगर ये 110 अरब डॉलर की कर्जों की 6 साल पे आप डिवाइड करके देखें तो 17 से 18 बिलियन डॉलर तो हमने इसका इंटरेस्ट और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी, ठीक है। अगर आप ये किस्त है तो ये कहाँ से निकलेगी। एक और चीज़ है जो वो FDIs कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बाहर के इन्वेस्टर आते हैं, आपके यहाँ कारोबार करते हैं, कारखाने लगाते हैं, कुछ और चीज़ें लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन वो हार्डली, बहुत भी इनकरेज करेगी गवर्नमेंट, क्या होगा, 1 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी। और जो है इसी तरीके पे वो फिर जो यहाँ कंपनियाँ हैं जिसमें PTCL में इतिसलात है, जिस तरह और ऐसी कंपनियाँ हैं जो बाहर की कंपनियाँ या ऑयल कंपनी हैं यहाँ काम कर रही हैं, जब वो अपना प्रॉफिट बाहर बेचती हैं तो वो तकरीबन बैलेंस हो जाता है उससे। तो हमारे लिए जो इस वक्त ये चैलेंज है, न सिर्फ लोकल कर्जा हमारे लिए है कि जो 42 खरब रुपए का हो गया है उसकी आपने किस्त पे करनी, ठीक है, बल्कि ये जो हमारा एक्सटर्नल कर्जा है, बाहर से हमने जो कर्जा लिया हुआ है, इसकी हमने किस्त तकरीबन 17 या 18 अरब डॉलर का तकरीबन एस्टीमेट बनता है, ये हमने एनुअली पे करनी है। तो ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए फिर हमें एडिशनल कर्जे देने पड़ेंगे। अब जहाँ तक ये तल्लक है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसकी वजह से हमारा एक जहाँ नुकसान हुआ है मईशत का, वहाँ से अगर इसकी दूसरी साइड देखी जाए तो उसका एक फ़ायदा ये नज़र आ रहा है कि कम से कम IMF का प्रेशर कम हो गया। अब गवर्नमेंट कुछ मेजर ले सकती है। आपको जो है वो लोन जो है ना वो रिस्केजुअल हो रहा है कि उन्होंने कहा अच्छा इस साल किस्त देने की ज़रूरत नहीं, तकरीबन साल की हमें ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के पास अगले बजट के लिए कुछ थोड़ी सी एक तरह से गुंजाइश निकल रही है, एक रिलैक्सेशन मिल रही है कि हम जो है ना उसका बेनिफिट है और लोगों को कैसे ट्रांसफ़र करें। इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस कम हो गई हैं, इंपोर्ट में वहाँ से थोड़ी रिलैक्सेशन मिल रही है। तो इन रिलैक्सेशंस को देखते हुए जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मईशत का पहिया चलाने के लिए जो डेवलपमेंट बजट है, ठीक है, जो तरक्याती बजट है उसको बढ़ाया जाए, और जो नॉन डेवलपमेंट बजट है जिसमें तनख्वाहें हैं, बाकी खर्चे हैं, उसको किसी तरह कम किया जाए। अगर डेवलपमेंट बजट अगर हमने ना बढ़ाया तो मईशत का यही हाल होगा और कारोबारी तबका जो है ना वो बुरी तरह मुतासर होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट की भी ज़ाहिर है प्रोजेक्ट सारी बुरी तरह मुतासर होंगे। जो पिछले प्रोजेक्ट चल रहे थे आज से 2 साल पहले तक, वो बीच में लटके हुए हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो पे करना है। अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ का तजिया करूँ कि जो PSDP जिसको कहते हैं या एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, जो तरक्याती जो बजट है गवर्नमेंट का, आप ये देखें कि 2018-19 में 2 खरब रुपया जो है वो रखा गया था। इसमें तकरीबन 1 खरब 30 अरब जो था वो फेडरल गवर्नमेंट का था, और तकरीबन 1 खरब 13 अरब के करीब उसमें प्रोविंशियल शेयर था सूबों का। अब 2019 और 20 में जो है ये कम हो के 1.8 खरब जो है वो बजट रखा गया। उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 951 अरब उसका था शेयर, और प्रोविंसेस का 917 था, और जो फॉरेन एड को एक्सपेक्टेड थी कोई अगर कर्जे या बाकी चीज़ें जो हमने लिए थे तरक्याती मद में जो खर्च होने थे वो 128 अरब के थे। अब 2020 और 21 में क्या है, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर ये नहीं देती, जो उनको जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लोकल इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो लोकल उन्होंने अपने सूद पे देने थे वहाँ अच्छा खासा एक कुशन मिल रहा है। इसी तरीके पे जो बाहर हमने कर्जे पे करने थे, अब उनकी जो किस्त है वहाँ से गुंजाइश निकल रही है। लेकिन कुछ इसका स्पिल ओवर जो है वो चांस है कि ये जो कोरोना है ये आगे जाएगा और उसके खर्चे बढ़ेंगे।
तो कुछ एक्सपेंडिचर के खाते में कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन कुछ गुंजाइश भी मिल रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि जो डेवलपमेंट बजट है उस पर बहुत बड़ा कट ना लगे। चाहे उसके लिए मैं कहता हूँ कि कुछ अगर कर्जा और भी लेना पड़े वो लेके, ताकि मईशत का पहिया हो, और जो इस साल जो जीडीपी हमारी सुकड़ गई है, अगले साल वो जीडीपी बढ़नी चाहिए, ठीक है, ताकि और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो। मेरा ये अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कम तो करेगी। अगर 7 अरब जो है 700 बिलियन का इन्होंने लास्ट ईयर अपने लिए रखा था, पहले एस्टीमेट था 951 अरब का, फिर एंड पे क्या हुआ, जो बजट अप्रूव हुआ उसमें 700 अरब का उन्होंने बजट अपने लिए रख लिया था फेडरल गवर्नमेंट ने। इस साल चांस ये है कि तकरीबन, चूंकि ओवरऑल भी जो पाई है वो पिछले साल श्रिंक होने की वजह से, मेरा ये ख्याल है, मेरा एस्टीमेट है, अब आप लोग बेस्ट जा जाएंगे जब बजट पेश होगा तो क्या होगा, लेकिन टोटल हुजम 7 खरब रुपए का ही होगा, तकरीबन 7 ट्रिलियन रुपीस का टोटल हुजम। उसमें से जो तरक्याती बजट है वो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए 700 खरब से नीचे ना आए, लेकिन मेरा अंदाज़ा है जो है कि वो तकरीबन 600 के लगभग गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसको रखने की। लेकिन अगर 600 फेडरल गवर्नमेंट देती है 600 अरब का, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट 700-800 अरब के करीब अगर वो रख लेते हैं, और कुछ इंटरनेशनल भी हमें मिल जाता है, तो 1.4 1.5 जो है खरब का तकरीबन टोटल तरक्याती बजट होगा। और अगर ये कर लेते हैं, और साथ अगर सीपेक को रिवाइव कर दिया जाए, और मेरा ख्याल है ML1 जो है जो कि रेलवे के लिए जो सीपेक में अगला जो प्रोजेक्ट आ रहा है, वो तकरीबन 7.2 खरब का जो CDWP ने अप्रूव किया है। तो अब वो ज़रा एक साल में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा में होगा, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा उसका ज़रा पेस तेज़ कर दी जाए, ताकि उसका भी कुछ पोर्शन आना शुरू हो जाए, और मईशत का जो है ना वो पहिया चलना शुरू हो जाए, लोगों को वो काम जो है ना उसकी शुरू हो जाए। इसके सोल्यूशन क्या हैं? सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट का अब एक्शन बताएंगे कि वो सिर्फ बातें हैं, या कि गवर्नमेंट ने कुछ मेयर्स लिए हैं, और वो मेयर्स बड़े सिंपल हैं, आम आदमी की समझ भी आना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने तरक्याती बजट को बढ़ाना है, आपने गैर तरक्याती बजट जो है एक्सपेंडिचर है कम करना है, लेकिन गवर्नमेंट मजबूर होती है पॉलिटिकल कि उसने तनख्वाहें भी बढ़ाने का ऐलान कर देती है, डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान कर देती है, वो पेंशनें बढ़ाने का ऐलान कर देती है, सारा कुछ है, लेकिन उसको एक बैलेंस रखना है। फिर इसी तरीके पे जो हमारी स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइज हैं, जो गवर्नमेंट के ऐसे इदारे हैं, चाहे स्टील मिल है, PIA, सारा, इनके बारे में इनको डिसीजन करना पड़ेगा, और इनको किसी दायरे में लाना पड़ेगा तो इनके खर्चे कम हो। आइडियली ये है इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, अब आपने ये देखना है कि ये जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है कोरोना की वजह से, ये ब्रीदिंग स्पेस लंबी नहीं है, उसके अगले साल फिर आपने जो करना है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट जो है सरप्लस है नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और अगले साल से एकदम जो है ना बड़ा वो एक बड़ी इनकम शुरू हो जाएगी। हमें इमीडिएट रिप्लेसमेंट्स जो हैं, जो इंपोर्ट की रिप्लेसमेंट्स हैं, सब्स्टिट्यूट जो हैं, उनको तैयार करना है, ठीक है, ताकि इंपोर्ट कम हो। और हमें एक्सपोर्ट की नए मार्केट्स तलाश करनी है, ठीक है, हमारी वही ट्रेडिशनल किस्म की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी नई मार्केट तलाश करनी है, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़े, इंपोर्ट कम हो, और वो गवर्नमेंट को उसमें अपना कंटिन्यूटी जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन उन कारोबारी हजरात को जिनका इंपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है, उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है। ये मार्केट गवर्नमेंट ने श्रिंक करनी करनी है, तो उसके लिए उन कारोबारी हजरात को सोचना पड़ेगा। एक्सपोर्ट रिलेटेड के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने इससे फ़ायदा कैसे उठाना है, नई मार्केट उन्हें कैसे तलाश करनी है, नई प्रोडक्ट कैसे जो है ना मार्केट में लॉन्च करनी है, ब्रांडिंग कैसे लेके आनी है, और इंटरनेशनली जो आप रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे हलाल गोश्त की है या कुछ और हैं, जो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हमने टैप नहीं किया, उनमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जी ट्रेसेबिलिटी फैक्टर है, बाकी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो हमने कैसे सीखना है, और हमने जो है ना वो आगे कैसे बढ़ना है। और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर मज़ीद कम हो जाए, क्योंकि हमारी इकॉनमी अगर ये श्रिंक हो गई है और अभी भी
2% پہ گورنمنٹ لے کے آئی ہے، بڑی تیزی سے انہوں نے کم کیا ہے، لیکن اس کو مزید کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اکانومی شرنک ہو رہی ہو، 8% انٹرسٹ ریٹ ظلم ہے کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو کم کرنا پڑے گا، ورنہ کاروباری طبقے کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ انفلیشن آٹومیٹکلی کم ہو رہی ہے، رمضان کی وجہ سے شاید اس کی پیس کم تھی، ابھی بھی 14.6% سے 8.6% پہ وہ انفلیشن آ چکی ہے۔ اور عید کے بعد جو پٹرول کی پرائسز کم کی ہیں گورنمنٹ نے، یہ ایک اچھا اقدام ہے جس کو سراہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے انفلیشن میرا خیال ہے مزید کم آئے گی۔ اگر انفلیشن 4 یا 5% پہ آ جاتی ہے تو ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو اس سے کم کرنا پڑے گا، تاکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلے اور لوگ اس میں انٹرسٹ لیں۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ کوئی تجزیہ نگار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اٹامک دھماکوں میں بھی اگر ہمیں کسی نے بچایا ہے تو ہماری بلیک اکانومی ہے، لیکن اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ لانگ رن میں اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن بلیک اکانومی جو ہے، اب آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہے، گورنمنٹ نے ایک پیکج کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے دے دیا ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن وہ جو بلیک اکانومی ہے وہ ہمارے کاروبار کو، جو ہمارے انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، وہ اس کو تیزی سے چلاتی ہے اور ہم سروائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا میکانزم یہ بنایا جائے کہ وہ پیسہ بھی آئے اور وہ پیسہ لگے، لیکن وہ پیسہ اس کے بعد ڈاکومنٹ اکانومی میں جانا شروع ہو جائے، تاکہ اگلے سالوں میں ہماری اکانومی ڈاکومنٹ ہو اور ہمارا جو ہے ٹیکس ہے وہ چیز آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اب یہ کچھ ایسے میئر لینے ہیں جو کہ آؤٹ آف باکس قسم کی سلوشن ہو۔ اگر آؤٹ آف باکس گورنمنٹ سلوشن لیتی ہے اور کاروباری طبقہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے کاروبار کے حساب سے سوچتا ہے، تو چانسز یہ ہیں کہ ہم اس سچویشن سے باہر نکل آئیں گے۔ میں آپ لوگوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اطمینان سے میری گفتگو سنی۔ میرا تجزیہ جو ہے وہ بجٹ آنے پہ پتہ چلے گا کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔